हाय बच्चा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। तो अभी तक हम कर चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में कैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू द टिश्यूज़ एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज़ टू द एल्वियोलाई। और हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन is carried from alveoli to the tissues during resting condition। एंड फिर हमने उसके साथ ये भी देखा था कि कितने ऑक्सीजन को कैरी किया जाता है अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे कितने ऑक्सीजन का कैरी किया जाता है। ठीक है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को भी साथ में देखा था, जिसमें आपने देखा था कि अगर हम रेस्टिंग कंडीशन में है तो रेस्टिंग कंडीशन के अंदर 20 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो कैरी किया जाता है फ्रॉम एल्वियोलाई टू द टिश्यूज़ बेटा, जिसका पाथ होता है वो एल्वियोलाई से पहले निकल के पल्मनरी वीन में आएगा, पल्मनरी वीन से वो लेफ़्ट एट्रिया में आएगा, लेफ़्ट एट्रिया से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर वहाँ से वो अरोटा और सिस्टमिक आर्टरी से कहाँ पहुँचेगा, टिश्यू में पहुँचेगा। अगर टिश्यू की एनर्जी नीड कम है सो दैट मीन्स ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कम हो रहा है, ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड भी कम बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बेटा इस 20 ml से कितना बाहर निकलेगा, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जिस प्रोसेस को हम अनलोडिंग बोलते थे। और ये 5 ml कहाँ जाता है, ये 5 ml टिश्यूज़ में जाता है। एंड अपोजिट में बेटा टिश्यू क्या करेगा, इस 5 ml के बदले वो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड किस में एंटर करा देगा, ब्लड में एंटर करा देगा। तो जो ब्लड टिश्यू से निकलता था वहाँ पे हमने देखा था कि 15 ml जो होता है बेटा, 15 ml ऑक्सीजन की फॉर्म में ही रहेगा एंड 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड होगा, जिसको हमने परसेंटेज में 75% मैंने बोला था डिसोसिएशन होता है बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स का जब आप रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज के टाइम पे बेटा हमने देखा था ड्यूरिंग एक्सरसाइज कंडीशन 20 ml आएगा, 20 ml के बाद बेटा 15 ml टिश्यूज़ में जाएगा और अपोजिट में बेटा हमको 14 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वापस मिलता है। ठीक है ना, तो 14 ml के बाद अगर हमने देखा था तो ऑक्सीजन कितना रहेगा फिर हमारी बॉडी के अंदर वीनस ब्लड में, तो 25% रहता है, या जिसको आप शॉर्ट में 5 ml बोल सकते हो। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहता है, 14 ml रहता है, ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देखा है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास होगी बेटा दिस विल बी बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था ट्रांसपोर्ट अलग चीज़ है और एक्सचेंज अलग चीज़ है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के टाइम पे क्या होगा बच्चा कि एल्वियोलाई से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलेंगे बिकॉज हम ऑलरेडी जानते हैं कि एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेटली बेटा 104 mmHg होता है ऑक्सीजन का। ठीक है ना, और यहाँ पे 40 mmHg के आसपास होता है। तो 104 मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे पाया जाता है, एल्वियोलाई में पाया जाता है। ठीक है, कम कहाँ पाया जाता है, कम ब्लड में पाया जाता है, जो अभी अभी कहाँ से आया है, पल्मनरी आर्टरी से आया है। तो यहाँ पे होगा क्या बच्चा, ऑक्सीजन जब एल्वियोलाई से निकलेगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ब्लड कैसे कराएगा, ये दो तरीके से कराया जाता है। कुछ ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली कहाँ पे आएगा, प्लाज्मा में आएगा, और डिजॉल्व फॉर्म में बेटा कैसे मूव करेगा, प्लाज्मा के थ्रू मूव करेगा। मतलब प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन आया, बिकॉज प्लाज्मा में वाटर भी है, बाकी मटेरियल्स भी है, तो वो डिजॉल्व हो जाएगा प्लाज्मा में, तो इसको हम डिजॉल्व फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ ऑक्सीजन जो है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, वो डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बेटा। और किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, वो येलो कलर्ड पार्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्लाज्मा को, तो वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा बच्चा। और कितना परसेंट ऑक्सीजन प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली बेटा 3% ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिजॉल्व फॉर्म में थ्रू प्लाज्मा। तो मतलब जब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर एंटर करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे एंटर करता है, वो डायरेक्टली प्लाज्मा में एंटर करता है, और वो आगे बढ़ेगा किसके थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू ही आगे बढ़ेगा। और वो कितना परसेंटेज होगा, वो 3% ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। सो 1 to 3% ऑफ ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है बेटा फ्रॉम एल्वियोलाई टू द टिश्यूज थ्रू ब्लड, वो ट्रांसपोर्ट होता है बेटा 3% ऑफ ऑक्सीजन किसके थ्रू, ओनली प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इस सेल की तरफ देखेंगे तो ये सेल कौन सा है बेटा, दिस इज आरबीसी। ठीक है, इसको थोड़ा अंदर से मैं एम्प्टी कर देता हूँ। सो ये सेल कौन सी बेटा, ये एक आरबीसी सेल है। ठीक है, तो कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे आएगा बेटा, वो इनसाइड आरबीसी सेल आएगा।
फॉर एग्जांपल ये आया ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर, ठीक है। आरबीसी के अंदर हमारे पास एक पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा और कॉम्प्लेक्स बनाएगा HbO2। और ये कॉम्प्लेक्स मैंने कल की क्लास में बेटा आपको समझाया था कि HbO2 का मतलब क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। सो दैट मीन्स सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज बीइंग ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा, कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। कितना परसेंट है वो 3% है, बट कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा के अंदर नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली बेटा आरबीसी के सेल के अंदर आएगा। और जैसे सेल ऑफ आरबीसी के अंदर एंटर करेगा, हम ऑलरेडी जानते हैं कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है बेटा, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। ये ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को या बाकी मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। बट यहाँ पे हीमोग्लोबिन किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन को, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा, ज़्यादा है। तो ऑटोमेटिकली ये ऑक्सीजन बेटा बाइंड करेगा किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बेटा इस ऑक्सीजन को कहाँ तक ले जाएगा, इसको टिश्यूज़ तक ले जाएगा। तो कल की कहानी अगर आपको याद हो, मैंने बोला था जब ये टिश्यू में पहुंचेगा बेटा तो टिश्यू के अंदर ब्रेक होगा इंटू Hb+O2, O2 जाएगा टिश्यू में, और ये हीमोग्लोबिन आप किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। बट वो तो अलग कहानी है। बट यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जो हीमोग्लोबिन आरबीसी सेल के अंदर था, वो हीमोग्लोबिन बेटा एल्वियोलाई के पास किससे बाइंड करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। और क्या कॉम्प्लेक्स बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है बेटा ये इसी फॉर्म में कहाँ तक पहुँचेगा, टिश्यूज़ तक पहुँचेगा बेटा। और कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम एल्वियोलाई टू द टिश्यूज़, तो अप्रॉक्सीमेटली बेटा 97% होता है, 97 to 99%। तो 97 आप याद रख लेना, ठीक है। सो मीन्स अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीजन को हमने दो प्रकार से ट्रांसपोर्ट कराया। पहला ट्रांसपोर्ट हुआ बेटा प्लाज्मा के थ्रू जो डिजॉल्व फॉर्म में हुआ, ठीक है। एंड दूसरा ट्रांसपोर्ट हुआ बेटा आरबीसी की मदद से। और आरबीसी की मदद से हमने कैसे ट्रांसपोर्ट कराया, हमने आरबीसी के हीमोग्लोबिन को यूज़ किया बेटा टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्लियर हो गया नहीं। अब यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है, जो मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में आपको दिखा चुका था। मैंने आपको लास्ट क्लास में बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया था, मैंने बोला था तो ये हमारा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल था बेटा लास्ट क्लास का, अगर आपको याद हो। तो ये इसकी ग्लोबुलिन चेन्स थी बेटा, ठीक है। तो ये इसकी ग्लोबुलिन चेन्स थी। और फिर मैंने बोला था कि ग्लोबुलिन चेन में बेटा यहाँ पे अमाइनो ग्रुप मिलेगा, इसको अमाइनो ग्रुप बोलते हैं। और फिर हमने ये भी देखा था कि इसी चेन के साथ कौन जुड़ा रहता है बेटा, हीम ग्रुप भी जुड़ा रहता है। इसीलिए कल वाली क्लास इंपॉर्टेंट थी। तो ये हीम ग्रुप जुड़ा रहता है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि हमारा ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड करेगा बेटा, वो हीम के साथ बाइंड करेगा। तो यहाँ पे कौन बाइंड करता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। सो दैट मीन्स कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन को कैरी करा सकता है, तो मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को वो कैरी करा सकता है, या 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को वो कैरी करा सकता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ये 4 हो गए बेटा। तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर कैरीड बाय 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पास मैक्सिमम बेटा कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। और ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे बाइंड कर गया ना, ये रिवर्सिबली बाइंड करेगा। रिवर्सिबली का मतलब ये हुआ कि जब ये हीमोग्लोबिन टिश्यू पे पहुँचेगा तो टिश्यू के पास पहुँचने के बाद बेटा क्या होगा, ये इन ऑक्सीजन्स को रिलीज़ कर देगा। तो मतलब इसने ऑक्सीजन को परमानेंटली बाइंड नहीं किया था, किसके जैसे बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड के जैसे, ठीक है ना। तो ये उसको टेम्परली बाइंड करता है। और टेम्परली बाइंड करने का मतलब जैसे टिश्यू के पास पहुँचेगा तो ये ऑक्सीजन्स को क्या कर देगा, ये ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा बेटा। समझ आया ना। तो ऑक्सीजन जब रिलीज़ होंगे तो ये ग्रुप अगेन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और अब इन फ्री ग्रुप्स के ऊपर बेटा कौन जुड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा। समझ आया। तो ये याद रखेंगे, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है, वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है बेटा। क्लियर है ना।
और कब वो ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा कि ऑक्सीजन जुड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीम के पास बेटा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड अमाइनो ग्रुप के साथ क्या कर देता है, बाइंड कर देता है। क्लियर हो गया। अब ये बाइंड जो ऑक्सीजन हो रहा है हीमोग्लोबिन के साथ ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, इस चीज़ को बेटा इफेक्ट कर सकता है अगर आसपास कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ज़्यादा होगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस हीमोग्लोबिन के पास जब ऑक्सीजन बाइंड करने के लिए आया तो ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स थे एंड एट द सेम टाइम बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मॉलिक्यूल थे, तो ऑटोमेटिकली पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑल्दो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है बट ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगा बेटा, कौन बाइंड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा। इन रीजन को हम अभी देखेंगे। तो मतलब बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, इस चीज़ को इफेक्ट कर सकता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, पीएच ऑफ द मीडियम या टेम्परेचर बेटा। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज इफेक्ट करता है बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन को, ठीक है, विथ ऑक्सीजन। पीएच इंक्रीज डिक्रीज होगा तो बेटा वो इफेक्ट करता है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, या अगर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन मीडियम में ज़्यादा है बेटा वो भी इफेक्ट करता है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन बेटा। समझ आया ना। सो यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में बेटा आपको एक इंपॉर्टेंट और एक चीज़ याद रखनी है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डेसोसिएशन करो बेटा। और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट भी एग्जाम को समझ है। तो पहले हम इसको एक बार रीड करते हैं फिर मैं ऑक्सीजन डेसोसिएशन करो पे आता हूँ। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो डिजॉल्व फॉर्म प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, या तो एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन आरबीसी की मदद से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो 3% डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, 97% बेटा एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें क्या लिखा है, ऑक्सीजन बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब HbO2 जो है बेटा ये हमेशा का कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये आगे जाके ब्रेक होगा प्लस Hb प्लस O2 में, या उल्टा भी हो सकता है बेटा, अगर खाली Hb है बेटा उसके ऊपर क्या जुड़ेगा, तो ये ऐसे है, मतलब ये है Hb प्लस O2, तो ये क्या दे रहा है हमको बेटा, ये दे रहा है हमको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है बेटा, कभी कभी क्या होगा HbO2 ब्रेक होगा और क्या देगा बेटा Hb प्लस O2, तो ये रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करता है। ठीक है। अब Hb प्लस O2 बाइंड जब करेंगे सो दैट मीन्स बेटा वहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम एल्वियोलाई की बात करें। तो एल्वियोलाई के टाइम पे क्या होता है, Hb प्लस O2 आपस में जुड़ते हैं। लेकिन अगर हम टिश्यू की बात करें बेटा, टिश्यू में वह आपस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनका पैचअप होता है और यहाँ पे इनका ब्रेकअप होता है। यहाँ पे बेटा ये जुड़ते हैं और यहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं बेटा। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन को कैरी करेगा, 4 ऑक्सीजन को कैरी करेगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है बेटा। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्रिमिलरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हीमोग्लोबिन बेटा ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा या किसी और गैस के साथ बाइंड करेगा, वो डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर पे। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है, सो दैट मीन्स बेटा यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होगा, ज़्यादा होगा। ए सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, तो आप इस ग्राफ को यहाँ पे पहले देखिए। सो दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डेसोसिएशन करो बेटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ऑक्सीजन डेसोसिएशन करो का पूछा जाता है वो पूछा जाता है बेटा कि किस किस के अगेंस्ट में हम प्लॉट कराते हैं। तो ऑक्सीजन डेसोसिएशन करो बनता है बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, अगेंस्ट परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऑक्सीजन डेसोसिएशन करो की एक्स एक्सिस पे क्या होता है, तो ऑक्सीजन डेसोसिएशन करो की एक्स एक्सिस पे होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बेटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑक्सीजन डेसोसिएशन करो की वाई एक्सिस पे क्या होता है, तो वाई एक्सिस पे होता है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन बेटा। तो जब आप इन दोनों को आपस में प्लॉट करते हो, मतलब ये एक्स एक्सिस पे आपने बेटा पार्शियल प्रेशर लगा लिया,
या आपने वाई एक्सिस पे बेटा सैचुरेशन लगा लिया। तो जब आप दोनों को प्लॉट करते हो ना, दोनों का ग्राफ बनाते हो, तो वो ग्राफ कैसा आता है बेटा, वो एक एस शेप्ड ग्राफ आता है। सो दिस एस शेप्ड ग्राफ इज कॉल्ड ए सिग्मॉइड कर्व बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ए सिग्मॉइड कर्व। समझ गए ना। और सिग्मॉइड कर्व का ही क्या होता है, इसी को हम बेटा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी बोलते हैं। अब ये कैसे बनता है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट सबसे पहले हम पार्शियल प्रेशर तो ऑलरेडी आपको पता है। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर बेटा, मतलब हवा में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटा एयर में। सो दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है परसेंटेज सैचुरेशन। अब सैचुरेशन का मतलब क्या होता है ये इधर समझ लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, और आपको पता है बेटा हीमोग्लोबिन के पास 4 हीम ग्रुप्स होते हैं बेटा, 4 आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना। तो अब क्या होगा बच्चा, फॉर एग्जाम्पल अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, मतलब बहुत सारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो ऑक्सीजन किससे बाइंड करेगा बेटा, ऑक्सीजन बाइंड करेगा पहले आयरन मॉलिक्यूल के साथ। बाइंड कर गया यहाँ पे। सो हमारे पास मान लीजिए 4 आयरन ग्रुप्स थे, 4 आयरन मॉलिक्यूल से जहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड कर सकता था। तो मान लीजिए फॉर द 100% बाइंडिंग कैपेसिटी थी किसकी, हीमोग्लोबिन की, उसमें से अभी एक बाइंड कर गया। सो दैट मीन्स आउट ऑफ द 4 बाइंडिंग साइट्स बेटा एक बाइंडिंग साइट ऑलरेडी अटैच हो चुकी है। सो दिस इज कॉल्ड एज 25% सैचुरेशन। मतलब आउट ऑफ द 4 ग्रुप्स बेटा हीमोग्लोबिन का एक ग्रुप ऑलरेडी बाइंड कर चुका है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो हम बता सकते हैं बेटा इस टाइम पे हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कितना है, 25% सैचुरेशन है। मतलब 4 ग्रुप्स में से हीमोग्लोबिन के एक ग्रुप के ऊपर ऑलरेडी क्या बाइंड कर चुका है, ऑक्सीजन बाइंड कर चुका है। ठीक है। फिर मान लीजिए यहाँ पे भी बाइंड कर गया ऑक्सीजन बेटा, तो 4 में से 2 बाइंड हो गए, तो अब 25 ऑलरेडी यहाँ पे हो गए, तो ये भी 25% हो गया बेटा। सो टोटल कितना सैचुरेशन हो गया, 50% सैचुरेशन हो गया। मतलब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में से 4 ग्रुप जो थे बेटा उन पे ऑलरेडी बाइंड कर चुका है 2 पे ऑक्सीजन। सो दैट मीन्स ओवरऑल सैचुरेशन कितनी है बेटा, 50% सैचुरेशन है। समझ गए ना। वैसे जब यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो ये भी 25% आ जाएगा, तो ओवरऑल सैचुरेशन कितना आ जाएगा बेटा, 75% सैचुरेशन आएगा। फिर जब यहाँ पे भी बाइंड करेगा, दिस इज ऑल्सो 25%, तो ओवरऑल सैचुरेशन कितना आएगा, 100% सैचुरेशन। मतलब सैचुरेशन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, सैचुरेशन का मतलब होता है कि कितना हीमोग्लोबिन ऑलरेडी बाइंड कर चुका है किसके साथ बेटा, ऑक्सीजन के साथ। सो जितना हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा उतना परसेंटेज सैचुरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए ना। तो जैसे जैसे आप ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली बेटा वैसे वैसे क्या इंक्रीज हो जाएगा, बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन भी इंक्रीज हो जाए। मतलब हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के 4 ग्रुप्स जो है बेटा वो क्या करते रहेंगे, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते रहेंगे, तो सैचुरेशन भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है ना। अब ये सैचुरेशन मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 20% पार्शियल प्रेशर कराया, तो यहाँ पे 20% सैचुरेशन आ गया। 40% पार्शियल प्रेशर कराया, तो यहाँ पे बेटा अलग अप्रॉक्सीमेटली 80% के आसपास सैचुरेशन आएगा। तो ये सैचुरेशन बढ़ता जाएगा ना, इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर आप इधर ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट पे ध्यान से देखेंगे, इसके आगे सैचुरेशन इंक्रीज नहीं हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है बच्चा, आप इधर ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए अगेन मैं सिंपल एक ही हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, एक से समझा देता हूँ मैं। तो ये है आयरन, दिस इज आयरन, दिस इज आयरन एंड दिस इज आयरन। ठीक है। और मेरे पास है बेटा 50 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, या चलो 50 नहीं, मैं 4 लेता। मेरे पास है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 1 2 3 और 4। ध्यान से देख लीजिए। तो क्या होगा बेटा, सबसे पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड करेगा। ठीक है। तो ग्राफ ऊपर बढ़ेगा, ग्राफ ऊपर इंक्रीज हो गया बिकॉज 25% सैचुरेशन हो चुका है बेटा। ठीक है। फिर जब इसमें से दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, ग्राफ अगेन ऊपर जाएगा बेटा, बिकॉज मेरा 50% सैचुरेशन हो चुका है बेटा। ठीक है। फिर जब और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, फॉर एग्जांपल इधर बेटा, ग्राफ अगेन ऊपर जाएगा, ग्राफ अगेन ऊपर चला गया बेटा, 75% सैचुरेशन हुआ है। समझ गए ना। जब और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करेगा बेटा, ग्राफ ऊपर आगे जाएगा, फर्दर मोर ऊपर जाएगा बेटा, बिकॉज 100% सैचुरेशन हुआ है। अब इसके बाद अगर मैं और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ले आऊँ, मान लीजिए मैंने और 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लाए, मैं परसेंटेज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बेटा फर्दर इंक्रीज करा रहा हूँ। लेकिन जब मैं ये 4 एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ले आऊँगा, क्या ये हीमोग्लोबिन पे बाइंड कर पाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं कर पाएंगे बेटा, बिकॉज हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी खाली कितनी थी, 100% थी, है ना। वो तो ऑलरेडी बेटा 100% हो चुका है।
आफ्टर रीचिंग टू दिस पॉइंट, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑलरेडी कितना था बेटा, 80 या 85 के आसपास या 90 के आसपास था पार्शियल प्रेशर बेटा। इस टाइम पे तो ऑलरेडी हमारा हीमोग्लोबिन 100% सेचुरेट हो चुका है ना। सो दैट मीन्स अगर आपकी बॉडी में बेटा फॉर एग्जांपल एक आरबीसी सेल में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स थे, हर एक हीमोग्लोबिन पे क्या बाइंड कर चुका है बेटा, ऑक्सीजन 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 बाइंड कर चुका है। तो इसके अलावा तो हमारे पास अभी हीमोग्लोबिन फ्री नहीं है ना। तो जब हीमोग्लोबिन फ्री नहीं होगा उसके आगे बेटा जब आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे, क्या उसके आगे पार्शियल प्रेशर बढ़ाने से परसेंटेज सेचुरेशन बढ़ेगा? ऑफ कोर्स नहीं बढ़ेगा, बिकॉज सेचुरेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पे कितने ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं, तो वो तो फिक्स्ड है ना, वो तो 4 ही बाइंड करेंगे बेटा, 4 के आगे कभी जा ही नहीं सकता। तो जब वो 4 बाइंड करेंगे सो दैट मीन्स 100% सेचुरेशन हो गया, आप इस पॉइंट पे पहुंच गए। अब इसके बाद अगर आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे ना, उसके बढ़ाने से बेटा फिर फर्दर इंक्रीज इन परसेंटेज सेचुरेशन नहीं होता है। तो इसलिए ग्राफ कैसा जाएगा, ग्राफ ऐसे सीधा सीधा जाएगा बेटा। समझ गए? आई होप आपको ये समझ आ गया बच्चा। सो दिस ग्राफ जो हम प्लॉट करते हैं, जो यहाँ पे भी लिखा था बेटा, ये ग्राफ बेटा जो हम प्लॉट करते हैं किस किस के बिटवीन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बिटवीन एंड परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन के बिटवीन बेटा, दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और ये ग्राफ कैसा होता है बेटा, एस शेप्ड होता है, एस मतलब सिग्मोइड शेप्ड होता है बेटा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ए सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड, एक सिग्मोइड कर्व, एक सिग्मोइड ग्राफ हमें मिलता है जब हम क्या करते हैं, जब हम परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन को प्लॉट करते हैं बेटा, ड्रॉ करते हैं किसके अगेंस्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के अगेंस्ट। मतलब आपके पास ऐसा ग्राफ है, एक साइड में बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दूसरे साइड में परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, ये एस शेप्ड ग्राफ आएगा। सो दिस एस शेप्ड ग्राफ, ये जो यहाँ पे ग्राफ बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है, ये सिग्मोइड होता है, याद रखना। और ये कैसे बनाते हैं, हम बनाते हैं बेटा जब हम परसेंटेज सेचुरेशन को प्लॉट करते हैं वाई एक्सीस पे एंड पार्शियल प्रेशर को प्लॉट करते हैं एक्स एक्सीस पे बेटा। तो इनको प्लॉट करने से बेटा एक सिग्मोइड कर्व बनता है, और उस सिग्मोइड कर्व को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। तो मतलब लाइन को हम नाम देते हैं सिग्मोइड कर्व, लेकिन उस सिग्मोइड कर्व का नाम क्या है, उसका नाम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। एंड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये समझने के लिए कि ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इफेक्ट करता है, पीएच कैसे इफेक्ट करता है और टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। वो कैसे इफेक्ट करता है वो हम अभी थोड़ी देर बाद आगे समझेंगे। क्लियर हो गया? सो दिस इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आई होप ये आपको समझ आ गया, इसमें अभी आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए बेटा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बोला था कि जब आप एल्यूविलाई में जाते हो तो एल्यूविलाई में बेटा क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, मतलब यहाँ पे पैचअप होता है बेटा। लेकिन जब आप टिश्यू में जाते हो तो यहाँ पे डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन मतलब ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है बच्चा, इस फैक्टर की तरफ जाइए। बिकॉज एल्यूविलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तो इसलिए बेटा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनते हैं। बिकॉज एल्यूविलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो ऑटोमेटिकली बेटा जुड़ेगा कौन, ऑक्सीजन ही जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। बिकॉज एल्यूविलाई के पास हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, मतलब बेसिक पीएच आसपास अप्रॉक्सीमेटली बेसिक पीएच होता है। तो बेसिक पीएच सपोर्ट किसको करता है बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बेसिक पीएच पे क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनता है। लो टेम्परेचर पे भी क्या बनता है बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनता है। सो अगर आप इन चारों चीज़ों की तरफ जाएंगे ना, तो ये चारों चीज़ें आपको कहाँ मिलती है, ये चारों चीज़ें आपको एल्यूविलाई में मिलती है बेटा। सो मीन्स ऑल दोज 4 थिंग्स हमको सपोर्ट करती है बेटा क्या बनाने के लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। और ये चारों चीज़ें मिलती कहाँ पे बेटा, एल्यूविलाई में ही मिलती है। सो दैट इज़ वाई एल्यूविलाई के अंदर क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो अगर आपसे कोई कभी पूछे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एल्यूविलाई में क्यों होती है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बेटा एल्यूविलाई में इसलिए होती है बिकॉज जो भी मटेरियल, जो भी चीज़ बेटा हमको चाहिए फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, वो हमको कहाँ मिलती है बेटा, वो हमको एल्यूविलाई में मिलती है। सो बिकॉज सारी चीज़ें फेवरेबल है बेटा फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो इसलिए एल्यूविलाई में क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। लेकिन जब हम टिश्यू में जाते हैं तो टिश्यू में बेटा चीज़ें अपोजिट हो जाती है। जो चीज़ फेवरेबल थी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए वो अभी अनफेवरेबल हो गई बेटा। फॉर एग्जाम्पल
टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, तो अगर आपके पास HbO2 है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम है बेटा टिश्यू में, तो HbO2 क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा Hb + O2, ताकि ये O2 किसको मिल जाए, टिश्यू में मिल जाए। वहाँ पे PCO2 ज़्यादा होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो मोर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन अगर है तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड किस पे करेगा, हीमोग्लोबिन पे बाइंड करेगा और ऑक्सीजन को हटा देगा बेटा, ठीक है। वहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब हाई H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन मतलब एसिडिक pH होता है, तो एसिडिक pH किसे सपोर्ट करता है, स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स को। हाई टेम्परेचर किसे सपोर्ट करता है, स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स को। तो ये सारी कंडीशंस फेवरेबल है बेटा किसके लिए, डिसोसिएशन ऑफ HbO2 के लिए, इसलिए टिश्यू में इसका क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन लंग सरफेस एंड गेट्स डिसोसिएटेड एट टिश्यूज। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है बेटा कि ऑक्सीजन लंग्स के अंदर बेटा हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, बिकॉज लंग्स के अंदर सारी कंडीशंस फेवरेबल होती है उसके जुड़ने के लिए, एंड टिश्यू के अंदर बेटा वो हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है, बिकॉज टिश्यू के अंदर जो भी कंडीशंस है बेटा वो फेवरेबल है किसको, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से अलग करने के लिए बेटा, समझ गए ना। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये जो दो चीज़ें हैं इसमें एग्जाम में रिपीटेडली बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे बच्चा, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं हम किसको, ऑक्सीजन डेसोसिएशन कर्व को बेटा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पूरा दिमाग खोल के समझ लेना, बिकॉज ऑक्सीजन डेसोसिएशन कर्व से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ तो आप समझ गए बेटा कि अगर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूं तो ये हमारा क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस ऑफ द ग्राफ, ये एक्स एक्सिस हो गया है ना, और ये हमारा क्या हो गया बेटा, दिस इज वाई एक्सिस ऑफ द ग्राफ, ये वाई एक्सिस हो गया। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना एग्जाम के लिए कि एक्स एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करते हैं, बिकॉज एग्जाम में ये क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है। तो वाई एक्सिस पे क्या होता है बेटा, वाई एक्सिस पे होता है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, मतलब कितना ऑक्सीजन जुड़ चुका है, कितना ऑक्सीजन बाइंड कर चुका है किसके साथ बेटा, हीमोग्लोबिन के साथ। तो मतलब एक तरीके से ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है बेटा इसको, HbO2 कितना बन चुका है बेटा, ये वाला चीज़ किसको रिप्रेजेंट करता है, HbO2 कितना बन चुका है बेटा। और ये चीज़ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को। तो ये पार्ट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को। क्लियर है। अब ये ग्राफ आपको बता क्या रहा है, ये ग्राफ आपको बता रहा है बच्चा जैसे जैसे अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर मॉडिफाई करूँ, ये 10 हो गया, 20, तो ये 30 हो गया, 40, तो ये 50 हो गया, 60, तो ये 70 हो गया, 80, तो ये 90 हो गया और फिर 100 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको क्या बता रहा है बच्चा, ये ग्राफ ये बता रहा है कि जैसे जैसे आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाने से आपकी बॉडी के अंदर या उस एरिया के अंदर बेटा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल किससे जुड़ने लगेगा, ऑक्सीजन के साथ। फॉर एग्जांपल आपने 10% पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर दिया, सो विथ 10% इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर, तो ऑटोमेटिकली बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10% सेचुरेशन हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। फिर आपने फर्दर इंक्रीज कर दिया बेटा, फॉर एग्जाम्पल आप 20% पार्शियल प्रेशर पे पहुँच गए, तो 20% पार्शियल प्रेशर पे बेटा अप्रॉक्सीमेटली 25% क्या हो जाएगा, सेचुरेट, बिकॉज 20 इधर आ गया ना, 20 इधर है, तो ये एरिया मान लीजिए 25 के आसपास होगा बेटा, ठीक है ना। तो फर्दर इंक्रीज हो गया ना, फिर ऐसे आप इंक्रीज करते जाएंगे बेटा, विथ एवरी इंक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर आपका परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ कि किस पॉइंट पे बेटा हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 50% हो जाएगा, ठीक है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली बेटा ये हमारा 40 हो गया, सो दिस पॉइंट इज 40, दिस पॉइंट इज 60, तो अप्रॉक्सीमेटली 50 इस पॉइंट पे आएगा ना। इसको अगर मैं ऐसे प्लॉट कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इस पॉइंट पे क्या होगा बेटा, 50% ऑक्सीजन बाइंड कर चुका होगा बेटा किसके साथ, 50% ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ, ऐसे ही होगा। और अगर हम इसको ऐसे नीचे प्लॉट करें, ऐसे प्लॉट करें, तो ये कहाँ आ रहा है बेटा, 20, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 30 होगा, तो ये 20 और 30 के बीच में आ रहा है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली 26 mmHg होता है, ये होता है 26 mmHg, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सो मतलब जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 26 mmHg के आसपास होगा,
उस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर 50% हीमोग्लोबिन किससे जुड़ा होगा बेटा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा। सो इसको हम 50% क्या बोलते हैं, सेचुरेशन बोलते हैं। समझ आया। सो दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है बेटा बट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इसको हम P50 वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो 26 mmHg पे, ठीक है, आपकी बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन जुड़ा रहता है बेटा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो 50% रहता है। या अगर मैं एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ले लूँ तो उसके दो साइड्स बेटा किसके साथ जुड़ी रही होंगी, ऑक्सीजन के साथ जुड़ी रही होंगी। सो दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज P50 वैल्यू बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम P50 वैल्यू बोलते हैं। और P50 वैल्यू का मतलब क्या होता है, P50 वैल्यू का मतलब होता है बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, partial pressure of oxygen at 50% saturation ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मतलब P50 वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटा, P50 वैल्यू का मतलब होता है कि कितना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है जब सैचुरेशन हीमोग्लोबिन की कितनी होती है बेटा, 50% होती है। समझ गए ना। फिर अगर आप ऐसे फर्दर ऊपर जाएंगे बेटा, तो जैसे जैसे आप पार्शियल प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, इस एक्सिस से हम पार्शियल प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए फॉर इधर में ले लेता हूँ, तो आपने पार्शियल प्रेशर को कर दिया 40, ठीक है, तो आपका अप्रॉक्सीमेट सैचुरेशन कितना होगा बेटा, अप्रॉक्सीमेटली 70 और 80 के बीच में 75% होगा, अप्रॉक्सीमेटली 75% होगा बेटा। याद आ रहा है, ये हमने पढ़ा भी है बेटा। 75% सैचुरेशन का मतलब क्या हुआ कि 75% आपका हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ा हुआ बेटा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। फिर जैसे आप 60 करेंगे तो आपने पार्शियल प्रेशर को 60 कर दिया, सो दिस इज 60 पार्शियल प्रेशर, तो सैचुरेशन कितना आ रहा है बेटा, ये हो गया 90% आ रहा है बेटा। समझ आया। आपने पार्शियल प्रेशर कर दिया 80, तो ये 80 के आसपास आ रहा है, तो पार्शियल प्रेशर कितना आया, 97 98 के आसपास का आ रहा है बेटा। फिर आपने पार्शियल प्रेशर फर्दर इंक्रीज कर दिया, आपने पार्शियल प्रेशर 90 पे पहुंचा दिया बेटा, तो आपका सैचुरेशन कितना आ गया बेटा, 100 आ गया। फिर आपने फर्दर 100 पार्शियल प्रेशर कर दिया, तो इसके आगे फर्दर सैचुरेशन इंक्रीज नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला, बिकॉज अभी जितना भी बॉडी में हीमोग्लोबिन था 100% ही तो था हीमोग्लोबिन, वो ऑलरेडी सबका सब बेटा किसके साथ जुड़ चुका है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ चुका है। बिकॉज अगर आप इधर देखेंगे ना, इस लाइन को ध्यान से देखें बेटा, तो ये कहाँ पे आ रहा है, 90 पे आ रहा है। मतलब जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 90 mmHg होगा, तो आपका जितना भी हीमोग्लोबिन है बेटा, 100% हीमोग्लोबिन वो किसके साथ जुड़ चुका है, वो ऑलरेडी बेटा ऑक्सीजन के साथ जुड़ चुका है। अब फर्दर आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कोई इंक्रीज होगा, नहीं होगा, बिकॉज हीमोग्लोबिन तो 100 मॉलिक्यूल ही थे ना, या एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का तो 100% ही सैचुरेशन था, वो 100% तो ऑलरेडी खत्म हो गया। अब फर्दर इंक्रीज कराने से बेटा क्या फर्दर इंक्रीज आएगा ग्राफ में, नहीं आएगा। अभी ग्राफ कैसा रहेगा, ये ऐसे सीधा रहेगा बेटा। समझ आया। तो इन जनरल ये पूरे ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे ग्राफ कैसा बना बेटा, एस शेप्ड बना। सो दिस एस शेप्ड कर्व बिटवीन द पार्शियल प्रेशर एंड परसेंटेज सैचुरेशन, दिस इज कॉल्ड एज सिग्मॉइड कर्व बेटा। और इस पूरे सिग्मॉइड कर्व को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं बेटा। समझ आया ना। अब ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है बेटा, ये कभी भी राइट शिफ्ट हो सकता है या लेफ्ट शिफ्ट हो सकता है। मतलब इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से बेटा हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन आपस में जुड़ रहे हैं या वो आपस में ब्रेक हो रहे हैं। मतलब HbO2 का फॉर्मेशन हो रहा है कि Hb प्लस O2 बेटा आपस में डिसोशिएट हो रहे हैं। तो ये चीज़ हम कहाँ से समझ लेते हैं बेटा, इस ग्राफ से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहली चीज़ आपको सिखा दूँ, कभी कभी क्या हो जाता है बच्चा, ये कर्व जो हमने अभी बनाया, ये कभी कभी राइट शिफ्ट हो सकता है। अब क्यों राइट शिफ्ट होगा वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। मान लीजिए इस पॉइंट पे मैं समझा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये कर्व जो है ये ऐसे शिफ्ट हो गया बेटा, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये ऐसे शिफ्ट हो गया। इसको कलर कर देता हूँ मैं थोड़ा।
अब ध्यान से देखिए, तो हमारा कर्व जो है बेटा दिस इज कॉल्ड एज शिफ्ट टू राइट। तो इधर मैं लिख देता हूँ, पहले इसको हम क्या बोलते हैं, राइट शिफ्ट बोलते हैं। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहाँ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये शिफ्ट हो गया राइट की तरफ। अब ये राइट की तरफ शिफ्ट कब होता है बच्चा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन करो राइट की तरफ शिफ्ट होता है जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती है बेटा, अनफेवरेबल होती है फॉर HbO2 फॉर्मेशन। मतलब हमारा करो बेटा शिफ्ट राइट की तरफ तब करता है जब हमारी बॉडी के अंदर बेटा कंडीशन ऐसी हो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं करती है। तो अगर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं कर रही है तो फिर वो इस टाइम पे किसे सपोर्ट कर रही है बेटा, वो सपोर्ट कर रही है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन को। वो किसे सपोर्ट कर रही है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन को। तो जब भी आपकी बॉडी के अंदर कंडीशन ऐसी डेवलप हो जाए कि वो क्या करने लगे बेटा, डिसोसिएशन को सपोर्ट करने लगे, जैसे टिश्यूज़ के अंदर होता है बेटा, तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी का जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है, जो नॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है, वो शिफ्ट कहाँ की तरफ करता है बेटा, वो राइट की तरफ शिफ्ट करता है। अब ये राइट की तरफ शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ, ये समझ लीजिए। जैसे फॉर इस ग्राफ को ध्यान से देखें, ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ है ना, चलो उसको मैं थोड़ा रेड कर देता हूँ। ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ है बेटा, दिस इज द ओरिजिनल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, इस पॉइंट पे ओरिजिनल ग्राफ पे हमारा क्या था, हमारा P50 वैल्यू था। तो यहाँ पे हमारा P50 वैल्यू था, ठीक है। अब ये पूरा ग्राफ बेटा राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये राइट की तरफ ऐसे शिफ्ट हो गया। तो अभी हमारा P50 वैल्यू कहाँ पे आएगा बेटा, इस पॉइंट पे आएगा, ध्यान से देख लीजिए। तो ये हमारा नया P50 वैल्यू है। सो पहले P50 वैल्यू ये वाला था, सो दिस वाज द ओरिजिनल P50 वैल्यू बेटा, दिस वन, है ना। बट अभी ग्राफ अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से शिफ्ट हुआ, तो P50 वैल्यू कहाँ आ रहा है, P50 वैल्यू यहाँ आ रहा है। सो इसको हम हाईलाइट करते हैं, ये हो गया हमारा बेटा P50 वैल्यू। अब इस P50 वैल्यू को आप ध्यान से समझिए, क्या बताना चाहता आपको। तो आप ध्यान से देखिए बच्चा, पहली कंडीशन में हमारा P50 वैल्यू कहाँ आ रहा था, वो आ रहा था 26 mmHg पे। और 26 mmHg पे हमारा कितना परसेंट ऑक्सीजन सेचुरेट हो रहा था, 50% सेचुरेट हो रहा था। मतलब जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर को बढ़ाते गए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 26, और जैसे हम 26 mmHg पे पहुंच जाते थे, एट 26 mmHg हमारी बॉडी का 50% हीमोग्लोबिन क्या हुआ होता था बेटा, सेचुरेट हुआ होता था। मतलब 50% हीमोग्लोबिन पे क्या बाइंड कर चुका होता था, ऑक्सीजन बाइंड कर चुका होता था। तो ये तो अच्छी बात है ना, बिकॉज पार्शियल प्रेशर खाली 26 है लेकिन सेचुरेशन 50% हो गया था बेटा। जैसे आपने लास्ट पे भी देखा था बेटा कि पार्शियल प्रेशर हमारा कितना था, पार्शियल प्रेशर हमारा 90 था और हीमोग्लोबिन 100% सेचुरेट हो गया था। मतलब हीमोग्लोबिन के सेचुरेशन के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन 100% नहीं होनी चाहिए, वो बिफोर 100% ही क्या हो जाता है बेटा, सेचुरेट हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी आप देख सकते थे, ऑल्दो होना चाहिए था ऐसा 50% सेचुरेशन, 50% ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर पे होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है बेटा। 50% सेचुरेशन ओनली 26 mmHg पे हो रही है। ये तो हमारा ओरिजिनल ग्राफ का मामला है। लेकिन जैसे आप ग्राफ को आगे देखेंगे बेटा, ग्राफ शिफ्ट हो गया कहाँ की तरफ, राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। तो मैं अलग लाइन यहाँ पे खींच रहा हूँ, अब ध्यान से देखें। तो जैसे ही बेटा ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, तो दिस इज द न्यू P50 वैल्यू बेटा। तो ये न्यू P50 वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, तो ध्यान से देखिए, ये अप्रॉक्सीमेट 40 और 60 के बीच में। तो मैं मान सकता हूँ बेटा ये 50 पे आ रहा है, 50% पे आ रहा है बेटा। तो ध्यान से देखिए, तो हमारा पहला पार्शियल प्रेशर जो 50% ऑक्सीजन को सेचुरेट कर रहा था वो 26 था। अब हमारा दूसरा जो P50 वैल्यू आ रहा है बेटा, जो 50% ऑक्सीजन को सेचुरेट कर रहा है, वो कितना आ रहा है, वो 50% आ रहा है। तो मुझे ध्यान से इस ग्राफ को देख के बताइए, क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 50% हीमोग्लोबिन को सेचुरेट करने के लिए इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ बेटा? ऑफ कोर्स इंक्रीज हुआ। समझ आया? सो मतलब जब हमारी बॉडी के अंदर ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, उस टाइम पे HbO2 को बनाना हमारे लिए मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है बच्चा? बिकॉज इस टाइम पे बेटा हमें HbO2 बनाने के लिए
O2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है बच्चा, समझ गए ना। अगर हम ये इंक्रीज कर पाए तो ग्राफ अपनी जगह वापस लौटेगा, अगर ये हम इंक्रीज नहीं कर पाए तो ग्राफ कहाँ की तरफ शिफ्ट करेगा, राइट की तरफ शिफ्ट करेगा बेटा। सो दिस इज कॉल्ड ए शिफ्ट टू राइट। तो याद रखेंगे शिफ्ट टू राइट का मतलब क्या होता है। तो शिफ्ट टू राइट का मतलब होता है ऐसा कंडीशन जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम होने लगे। सो बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बेटा ऑटोमेटिकली CO2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एट इंक्रीज्ड CO2 कॉन्सेंट्रेशन, एट डिक्रीज्ड PO2 कॉन्सेंट्रेशन बेटा ग्राफ शिफ्ट करता है कहाँ की तरफ, राइट की तरफ। दिस इज कॉल्ड ए शिफ्ट टू राइट। और शिफ्ट टू राइट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, शिफ्ट टू राइट ऑफ ग्राफ बेटा रिप्रेजेंट करता है अनफेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ HbO2 बेटा। क्लियर हो गया ये। अब किस किस कंडीशन में हमारा ग्राफ शिफ्ट राइट की तरफ करता है तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और वो आपको एग्जाम के लिए याद भी रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ग्राफ बेटा शिफ्ट करेगा राइट की तरफ अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा, जैसे आपने यहाँ पे देखा भी बेटा, है ना। तो ये यहाँ पे पार्शियल प्रेशर 26 था, लेकिन अब पार्शियल प्रेशर आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो आगे की तरफ वो कहाँ पे आ रहा है बेटा, 50% पे आ रहा है। अब अगर आपका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम ही होगा बेटा, क्या ये कभी भी बेटा 50% को सैचुरेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ग्राफ कहाँ की तरफ बढ़ेगा, राइट की तरफ बढ़ेगा। दूसरा कंडीशन बेटा, अगर आपका पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ग्राफ राइट की तरफ बढ़ेगा, मतलब अभी ब्रेक डाउन हो रहा है HbO2 का और एसोसिएशन हो रहा है बेटा HbCO2 का बेटा, ठीक है। थर्ड, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो हाई टेम्परेचर भी बेटा ग्राफ कहाँ की तरफ शिफ्ट करता है, राइट की तरफ शिफ्ट करता है बेटा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसके अलावा आप याद रखेंगे राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो P50 वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। अगर P50 वैल्यू इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स ग्राफ राइट की तरफ बढ़ रहा है बेटा। नेक्स्ट, pH अगर डिक्रीज होगा बेटा तो डिक्रीज्ड pH पे भी क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज्ड pH का मतलब क्या होता है, एसिडिक pH पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है। तो ग्राफ कहाँ की तरफ बढ़ता है बेटा, राइट की तरफ बढ़ता है, ठीक है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, अगर H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सो दिस इज ऑल्सो pH बेटा, क्लियर। एंड इसके अलावा याद रखेंगे अगर आपकी बॉडी में 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट अगर ये इंक्रीज हो जाए तो इसकी वजह से भी बेटा ग्राफ कहाँ की तरफ शिफ्ट करता है, राइट की तरफ शिफ्ट करता है। समझ आया ना। सो दीज ऑल कंडीशन जो मैंने यहाँ पे लिखी ये सब किसे सपोर्ट करती है, ये ग्राफ को राइट की तरफ शिफ्ट करने के लिए सपोर्ट करती है बेटा। समझ आया ना। तो मतलब ये डिसोसिएशन ऑफ HbO2 को सपोर्ट करती है या अनफेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ HbO2 को सपोर्ट करती है बेटा। तो जब भी ऐसी कंडीशन बॉडी में कहीं पे भी देखने को मिले, जैसे टिश्यूज़ के आसपास ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है बेटा, तो वहाँ पे ग्राफ क्या करता है, राइट की तरफ शिफ्ट करता है। मतलब ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन की एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है। जैसे ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन की एफिनिटी डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली बेटा P50 वैल्यू क्या हो जाएगी, P50 वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्राफ। अभी 2,3 DPG क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा बेटा, ठीक है। तो याद रखेंगे राइट शिफ्ट मीन्स एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीजेज फॉर ऑक्सीजन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा, तो राइट शिफ्ट मीन्स एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस फॉर ऑक्सीजन। तो ये राइट शिफ्ट का मतलब होता है बेटा, समझ गए ना। अब इस राइट शिफ्ट को बेटा सबसे पहले किसने स्टडी किया, एक साइंटिस्ट ने स्टडी किया, ठीक है ना। दैट साइंटिस्ट वाज नेम्ड एज बोहर बेटा, ठीक है ना। सो बेस्ड ऑन दिस नेम इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोहर's इफेक्ट बोलते हैं। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोहर's इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बोहर's इफेक्ट का मतलब क्या होता है, शिफ्ट टू राइट होता है, क्लियर है ना। अब होगा क्या बच्चा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज होने की वजह से अगर मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दूँ ना, जैसे आपकी बॉडी में CO2 इंक्रीज हो जाएगा, CO2 वाटर के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा बेटा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, H2CO3 बनेगा। कार्बोनिक एसिड बनेगा तो H पॉजिटिव निकलेगा एंड HCO3 नेगेटिव निकलेगा।
H पॉजिटिव की वजह से बेटा एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, pH इंक्रीज हो जाएगा। pH इंक्रीज हो गया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो CO2 ज़्यादा है बेटा, तो CO2 ज़्यादा है, pH ज़्यादा है, pH ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा, तो शिफ्ट कहाँ की तरफ आएगा, राइट की तरफ आएगा। तो ग्राफ राइट की तरफ बेंड करेगा, मतलब डिसोसिएशन को सपोर्ट करेगा बेटा, एसोसिएशन को सपोर्ट नहीं करेगा। सो दिस लोअर्स द pH ऑफ ब्लड, जिसकी वजह से pH का ब्लड का pH कम होता है। जैसे ही ब्लड का pH कम होगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन करो जो है बेटा वो शिफ्ट राइट की तरफ करेगा, और ये जो शिफ्ट राइट की तरफ हुआ बचा, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज बोहरस इफेक्ट। तो सिंपल में याद रखना बोहरस इफेक्ट का मतलब क्या होता है। तो बोहरस इफेक्ट का मतलब होता है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से ज़्यादा कार्बनिक एसिड बनता है, ज़्यादा कार्बनिक एसिड बनने की वजह से प्रोटॉन्स बनते हैं, प्रोटॉन बनते हैं तो pH डिक्रीज़ हो जाता है, और जैसे ही pH डिक्रीज़ हो जाता है बेटा तो हमारा ग्राफ जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का वो सपोर्ट करता है बेटा डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स या ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स को, और जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट होने लगेगा बच्चा, सो दिस डिसोसिएशन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ Hb एंड O2, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोहरस इफेक्ट बोलते हैं। तो बोहरस इफेक्ट कुछ खास नहीं बेटा, तो याद रखेंगे बोहरस इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है ना। तो बोहरस इफेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है बेटा इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इन डिसोसिएशन ऑफ HbO2। मतलब बोहरस इफेक्ट अगर सिंपल में याद रखना है, बोहरस इफेक्ट क्या बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है बेटा। सो दिस इन सिंपल इज कॉल्ड एज बोहरस इफेक्ट। क्लियर हो गया ना बच्चा। तो ये तो हमने किसकी बात करी, ये हमने बात करी शिफ्ट टू राइट की बेटा। तो राइट शिफ्ट कैसे होता है, तो अभी हम क्या देख लेते हैं, अभी हम देख लेते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट कैसे होता है बेटा। तो इसके लिए हम अलग कलर यूज़ करेंगे तो ये वाला कलर यूज़ करता हूँ मैं। तो मान लेते फॉर एग्जाम्पल अभी ग्रैब जो है हमारा वो तो वो कहाँ की तरफ शिफ्ट कर रहा है बेटा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे अलग कलर यूज़ किया, ब्लैक कलर यूज़ करता हूँ मैं, बस वो कलर शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये हो गया शिफ्ट टू लेफ्ट बेटा, समझ गए ना। तो आप ध्यान से देख लीजिए इधर भी, पहले तो याद रखें शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब क्या होता है। तो इधर मैं लिख देता हूँ इसको तो ये ग्राफ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज शिफ्ट लेफ्ट, यार शॉर्ट में लेफ्ट शिफ्ट लिखते हैं। ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट बेटा, ठीक है। अब लेफ्ट शिफ्ट कब होता है, तो याद रखेंगे बेटा लेफ्ट शिफ्ट तभी होगा जब कंडीशन फेवरेबल होती है फॉर एसोसिएशन ऑफ Hb+O2। मतलब कब हमारी बॉडी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिन कंडीशंस में बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनता है ना, उन कंडीशंस में हमारा ग्राफ कहाँ की तरफ शिफ्ट करता है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है बेटा। तो ये कंडीशंस क्या है, ये फेवरेबल कंडीशंस है, फेवरेबल फॉर HbO2 फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये चाहती है बेटा क्या बने, HbO2 बने, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बने। तो दैट मीन्स ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एसोसिएशन को, एसोसिएशन ऑफ Hb+O2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। अब इसको समझिए इधर
फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारा ग्राफ कहाँ की तरफ शिफ्ट कर गया, लेफ्ट की तरफ। तो इस पॉइंट को ध्यान से देखिए बेटा, तो ये शिफ्ट लेफ्ट की तरफ कर गया, क्लियर है ना। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा P50 वैल्यू हो गया इधर। सो दिस इज द P50 वैल्यू जब ग्राफ कहाँ की तरफ शिफ्ट करता है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँगा बेटा नीचे पार्शियल प्रेशर के साथ, तो ध्यान से देखिए, तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है बेटा, 20 आ रहा है। मतलब इस कंडीशन में क्या हो रहा है बच्चा कि हमारी बॉडी के अंदर एट पार्शियल प्रेशर 50% ऑक्सीजन क्या हो रहा है बेटा, सैचुरेट हो रहा है। सो मतलब कम पार्शियल प्रेशर पे हमारा ज़्यादा हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है बेटा, सैचुरेट हो रहा है, समझ रहे ना। सो मीन्स एट लोअर पार्शियल प्रेशर वी आर सैचुरेटिंग मोर हीमोग्लोबिन। सो मीन्स बेटा यहाँ पे कंडीशन ऐसी है जो चाहती है कि क्या बने बेटा, HbO2 बने, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा HbO2 बने बेटा। तो सारी कंडीशन सपोर्ट किससे कर रही है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट कर रही है। तो जैसे ही कंडीशन बेटा फेवरेबल बनती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, हमारा ग्राफ कहाँ की तरफ शिफ्ट करता है, वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है, क्लियर है। अब कौन कौन सी कंडीशंस बेटा हमारी बॉडी में फेवरेबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HbO2, उसमें से पहला तो आपको ऑलरेडी पता है बेटा, सबसे पहले क्या होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए, तभी तो बनेगा, समझ गए ना। इसके अलावा टेम्परेचर क्या होना चाहिए बेटा, टेम्परेचर कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए बेटा अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। पीएच क्या होना चाहिए बेटा, पीएच न्यूट्रल नॉर्मल बॉडी का पीएच होना चाहिए जो ब्लड का होता है, अप्रॉक्सीमेटली 7.4 के आसपास, 7.4 to 7.6, ठीक है। प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए बेटा, बेसिक पीएच के आसपास होना चाहिए, समझ आया। सो इसके अलावा 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है बेटा वो क्या होना चाहिए, वो बॉडी में कम होना चाहिए, 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए बेटा, समझ गए ना। सो ऑल दीज कंडीशंस आर इम्पॉर्टेंट और फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बेटा, समझ आया ना। सो दिस इफेक्ट इज, अच्छा इस इफेक्ट को भी स्टडी किया बेटा एक साइंटिस्ट ने, साइंटिस्ट का नाम था हेल्डेन। तो इस वजह से बेटा इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हेल्डेन इफेक्ट बेटा, समझ आया। तो इधर मैं लिख देता हूँ, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हेल्डेन इफेक्ट। तो हेल्डेन इफेक्ट क्या बोलता है बेटा, हेल्डेन इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये बता रहा है कि ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन आपस में बाइंड करते हैं, लेकिन उनकी बाइंडिंग को कम कौन कर सकता है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर सकता है। सो मतलब अगर आपकी बॉडी में O2 प्रेजेंट है तो O2 के होने की वजह से बेटा Hb एंड CO2 की एफिनिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसको अपोजिट में देख लीजिए, बोहरस इफेक्ट बोलता है बच्चा कि आपकी बॉडी के अंदर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन जो है, ठीक है ना, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन जो है बेटा वो रिड्यूस हो जाती है, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। मतलब अगर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन आपस में बाइंड नहीं करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज बोहरस इफेक्ट। इसका उल्टा अगर मैं ले लूँ बेटा, तो इसका उल्टा क्या है, हेल्डेन्स इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट क्या बोलता है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन reduces the affinity of hemoglobin for carbon dioxide। सो मतलब अगर आपकी बॉडी के अंदर बेटा O2 प्रेजेंट है, ठीक है ना, O2 किससे जुड़ेगा, हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा। तो जब O2 हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा ना, वो किसकी एफिनिटी को कम करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को कम करता है। सो दिस इज कॉल्ड एज हेल्डेन इफेक्ट। इसका उल्टा मैं अगर ले लूँ, अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा है हीमोग्लोबिन के साथ, तो इसका जुड़ना बेटा किसकी एफिनिटी को कम करेगा, ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम करेगा। तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को इन पिक्चर ला रहे हैं, सो दैट इज बोहरस इफेक्ट, और अगर आप ऑक्सीजन को इफेक्ट ला रहे हैं पिक्चर में बेटा, दैट इज कॉल्ड एज हेल्डेन्स इफेक्ट। तो शॉर्ट में याद रखेंगे, वो कंडीशंस जो सपोर्ट करते हैं राइट शिफ्ट को, दे आर एक्सप्लेन्ड बाय बोहरस इफेक्ट। वो कंडीशंस बेटा जो सपोर्ट करते हैं लेफ्ट शिफ्ट को, दे आर एक्सप्लेन्ड बाय हेल्डेन्स इफेक्ट बेटा, समझ गया ना। तो ये आपका हो गया बोहरस इफेक्ट एंड हेल्डेन्स इफेक्ट, और इसके साथ आपका हो गया बेटा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी कंप्लीट। तो आई होप ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था लगभग मैंने सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझा दिया बेटा, ठीक है। अच्छा और एक चीज़ भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मैं इस ग्राफ में 3 पॉइंट्स ले लूँ बेटा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं ले लेता हूँ पॉइंट ए, ठीक है,
और ये हम ले लेते हैं पॉइंट बी ये ले लेते हैं, और ये हम ले लेते हैं पॉइंट सी, ये पॉइंट सी ले लेते हैं, ठीक है। ये है ए, ये है बी और ये सी। पॉइंट ए पे अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चा, तो पॉइंट ए पे बेटा हमारी बॉडी में कितना ऑक्सीजन सैचुरेट हो चुका है 100% सैचुरेशन हो चुका है बेटा, ठीक है ना। तो 100% ऑक्सीजन सैचुरेशन मतलब ब्लड में, बॉडी के अंदर कौन सा ब्लड दौड़ रहा है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दौड़ रहा है। सिस्टमिक आर्टरीज के अंदर कौन सा ब्लड दौड़, चलो पहले एक को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो ग्रीन कलर में यूज़ करा। मान लीजिए ये पॉइंट ए है बेटा, है ना। तो पॉइंट ए पे कितना ऑक्सीजन सैचुरेट हो चुका है 100%, अप्रॉक्सीमेटली 100 नहीं होता 95 में ले लेता हूँ, 95% सैचुरेट हो चुका है ना। तो 95% सैचुरेशन का मतलब बेटा हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है दैट इज राइट नाउ इन ऑक्सीजनेटेड फॉर्म। ये ब्लड किस फॉर्म में, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, ठीक है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा अभी किस में होता है, पल्मोनरी वीन में होता है। 95 mmHg, याद आया। मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था बेटा, जब हम एक्सचेंज पढ़ रहे थे, मैंने बोला था एक्सचेंज के टाइम पे कि जब एल्वियोलाई से ब्लड निकलता है और वो पल्मोनरी वीन में आता है, पल्मोनरी वीन के अंदर ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना होता है, 95 mmHg होता है बेटा। और यही चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है ग्राफ में, 95 mmHg के आसपास से ग्राफ होगा, समझ गए। तो ये पॉइंट, जो पॉइंट ए है बेटा ग्राफ का, दिस पॉइंट ए इन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स मोस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और मोस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से निकलता है बेटा, वो लंग से निकलता है। लंग से कहाँ आता है बेटा, पल्मोनरी वीन में आता है, सिस्टमिक आर्टरीज में आता है, अरोटा में आता है, लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट में आता है। और वो सारा ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बेटा मैक्सिमम कैपेसिटी ऑक्सीजन की कितनी होती है, 95 mmHg की होती है, ठीक है। पॉइंट बी को देख लेते हैं बेटा। पॉइंट बी मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे पॉइंट बी इधर ले लेते हैं। तो फॉर ये पॉइंट बी है बेटा, है ना। तो पॉइंट बी को अगर आप प्लॉट करेंगे ऐसे, तो कितना परसेंटेज सैचुरेशन आता है, अप्रॉक्सीमेटली 75 के आसपास आएगा। अगर मैं इधर लिख दूँ तो ये 75% आ गया, है ना। तो ये पॉइंट बी किसे रिप्रेजेंट करता है बेटा, पॉइंट बी किसे रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा इन सिस्टमिक वीन्स। ये रिप्रेजेंट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन सिस्टमिक वीन्स। और याद है लास्ट क्लास जो हमने की थी, मैंने बोला था कि जब आपकी टिश्यू से ब्लड वापस निकलता है बेटा वीन में, उस ब्लड के अंदर भी बेटा कितना परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, 75% होता है। तो वो 75% कहाँ पर रिप्रेजेंट है ग्राफ में बेटा, पॉइंट बी पे रिप्रेजेंट है। तो मतलब आपका ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर भी बेटा 75% क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मिक्सचर में जा रहा है लेकिन 70% तब भी क्या होता है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्लियर है। पॉइंट सी को देख लेते हैं। तो पॉइंट सी कहीं पे इधर ले लेते हैं हम, ये हमारा पॉइंट सी है बेटा। तो पॉइंट सी को जब हम प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट सी किसे रिप्रेजेंट करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा, ठीक है ना। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होगा बेटा, मोस्टली ये स्केलेटल मसल्स में होता है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स में होता है। तो ये पूरा का पूरा आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हो गया। तो आई डोंट थिंक इसमें अभी कोई कन्फ्यूजन किसी को भी होगा। सो दिस इज एंड ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, समझ गए ना। तो आई होप ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपको समझ आ गया, एंड प्लस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है बेटा बॉडी में, वो भी आपको समझ आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, इसी ग्राफ को हमने थोड़ा ज़्यादा मॉडिफाई किया। तो अगर आपकी बॉडी में 10 mmHg पार्शियल प्रेशर है तो 13% हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता है, 20 पे 35% होता है, 30 पे 57% होता है ना, 40 पे 75% होता है, 50 पे 83.5% होता है, 60 पे 89% और सो ऑन। जैसे आप बेटा 100% पार्शियल प्रेशर करेंगे तो 100% सैचुरेशन नहीं होता है बेटा, 97.5% होता है। मतलब 100% हीमोग्लोबिन कभी भी सैचुरेट नहीं कर पाता है। मोर एक्यूरेटली बेटा कितना होता है, 97.5% का सैचुरेशन होता है। तो यहाँ पे आप इस ग्राफ में देख लीजिए, वही मैं आपको समझा रहा था। ऑक्सीजन बेटा दो तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, एक तो डिजॉल्व फॉर्म में, एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। डिजॉल्व फॉर्म में 3%, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में 97%, ठीक है।
फिर ये कहाँ पहुँचेगा बेटा, ये पहुँचेगा टिश्यूज़ के पास। तो टिश्यू का एरिया, अच्छा ये वाला एरिया जो है बेटा ये राइट शिफ्ट वाला एरिया है, यहाँ पे सारी कंडीशन सपोर्ट करती है किसको बनाने के लिए, HbO2 को बनाने के लिए। लेकिन जब यही ब्लड बेटा टिश्यू के पास पहुँचेगा, टिश्यू के पास सारी कंडीशंस बेटा सपोर्ट करती है HbO2 को अलग करने के। आप देख सकते O2 अलग हो गया, Hb अलग हो गया। तो मतलब ये एरिया है बेटा शिफ्ट ऑफ लेफ्ट और ये वाला एरिया है बेटा शिफ्ट ऑफ राइट। ये एरिया रिप्रेजेंट करता है बेटा बोहर्स इफेक्ट को और ये एरिया रिप्रेजेंट करता है बेटा हेल्डेन्स इफेक्ट को। ये एरिया चाहता है कि HbO2 बने और ये एरिया चाहता है कि HbO2 का क्या हो जाए बेटा, डिसोसिएशन हो जाए। समझ गए ना। तो ये ऑक्सीजन का सा। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड का फटाफट से देख लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी दो तरीके से होता है, प्लाज्मा के थ्रू एंड RBC के थ्रू। प्लाज्मा के थ्रू दो फॉर्म में होता है, या तो प्लाज्मा में डायरेक्टली डिजोल्व हो जाएगा 7%, या तो बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन करेगा 70%। तो मतलब प्लाज्मा के अंदर जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा वो दो तरीके से जाता है, ईदर इन डिजोल्व फॉर्म और ईदर एज बाइकार्बोनेट बेटा, ठीक है ना। एंड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में RBC की मदद से बेटा कितना जाता है, 20 to 25% जाता है। तो ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। ऑक्सीजन खाली दो तरीके से जाता था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तीन तरीके से जाता है, ईदर इन डिजोल्व फॉर्म 75%, ईदर एज बाइकार्बोनेट 70%, ईदर एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन 20 to 25%। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिजोल्व फॉर्म में कैसे जाता है। तो डिजोल्व फॉर्म में जाता है एज कार्बोनिक एसिड बेटा। होता क्या है कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बेटा आपकी ब्लड में आएगा, तो ब्लड के अंदर बेटा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में वाटर होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, CH का मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और कार्बोनिक एसिड बनेगा। तो ये बन गया कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड स्प्लिट करेगा बेटा इनटू प्रोटॉन एंड बाइकार्बोनेट, और ये बाइकार्बोनेट जो है आप देख सकते हैं CO2 कहाँ पे छुपा हुआ है, इसी बाइकार्बोनेट आयन में छुपा हुआ। तो इसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे इस फॉर्म में। दूसरा है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये तो ऑलरेडी आपको पता है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ जुड़ेगा, हीमोग्लोबिन के साथ क्या बनाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो कितना जाता है, 20 to 25%। कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन 20 to 25%। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है बेटा। समझ आया ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज द मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। मतलब Hb अगर CO2 से जुड़ना चाहता है, इसको जुड़ने नहीं देगा कौन, ऑक्सीजन बेटा। हेल्डेन इफेक्ट तो यही बताता था। हेल्डेन इफेक्ट का मतलब यही है कि Hb प्लस CO2 बन सकते हैं, क्या, HbCO2। लेकिन अगर यहाँ पे ऑक्सीजन आया बेटा, वो उनको कभी भी HbCO2 बनने नहीं देगा, बिकॉज इसकी बाइंडिंग को कौन इफेक्ट करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इफेक्ट करता है। इसी को हम हेल्डेन्स इफेक्ट बोलते हैं। थर्ड फॉर्म है बेटा एज बाइकार्बोनेट आयन विद द हेल्प ऑफ RBC। मतलब यहाँ पे RBC की मदद से क्या बनेंगे बेटा, बाइकार्बोनेट आयन्स बनेंगे, जो 70% इस प्रकार से जाता है आगे। RBC कंटेन्स अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और प्लाज्मा में भी बेटा इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है। और ये एंजाइम क्या करता है, ये रिएक्शन को बोथ डायरेक्शन में कराता है। मतलब ये एंजाइम बेटा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी बना सकता है, ये एंजाइम बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन भी बना सकता है। लेकिन कहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाएगा और कहाँ पे ये बेटा बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस जगह की बात कर रहे हैं। अगर आप टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं ना, तो टिश्यू के पास बेटा ये HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बनाएगा। लेकिन अगर आप एल्यूलाई की बात कर रहे हो, तो एल्यूलाई के पास ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है। ठीक है, तो जैसे इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लीजिएगा। इस पिक्चर को पहले ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे हम टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो टिश्यू में हम क्या चाहते हैं, टिश्यू में हम चाहते हैं बेटा Hb किसके साथ जुड़े, CO2 के साथ जुड़े। तो मतलब यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या कराएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस बेटा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, वाटर लेगा और कन्वर्ट किस में करेगा, H2CO3 में कन्वर्ट करेगा। फिर वो स्प्लिट होकर H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव बनेगा। ये टिश्यू की कहानी है। तो मतलब यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस किसको सपोर्ट कर रहा है, कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहा है बेटा। क्लियर है। तो क्या होता है बेटा टिश्यूज़ में, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड तो डिजॉल्व फॉर्म में जाएगा, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बेटा 20 to 25% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में जाएगा, और कुछ क्या करेगा बेटा, कुछ कार्बोनिक एसिड बनाएगा। ध्यान से देख लीजिए, ये बन गया कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड स्प्लिट हुआ तो बना प्रोटॉन एंड बाइकार्बोनेट आयन बना बेटा। प्रोटॉन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा, वो ऑक्सीजन की बाइंडिंग में मदद करेगा बेटा, और ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा। तो मतलब ये HbO2 जो यहाँ पे बन गया था, जो बाहर से HbO2 आया था, तो इस HbO2 को बेटा ये प्रोटॉन ब्रेक करेगा,
ऑक्सीजन एंड फ्री हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर चला जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन बना ना, ये बाइकार्बोनेट आयन को हम प्लाज्मा में भेज देंगे, तो ये आएगा प्लाज्मा में बेटा, He थ्रू नेगेटिव प्लाज्मा में आया। और उल्टा हम किसको अंदर ला रहे हैं बेटा, क्लोराइड आयन को ला रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हम क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। तो क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो क्लोराइड शिफ्ट बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी में होता है, जहाँ पे बेटा एक बाइकार्बोनेट आयन को हम प्लाज्मा में लाते हैं, एंड इन प्लेस ऑफ दैट बाइकार्बोनेट आयन बेटा हम क्लोराइड आयन को क्या करते हैं, हम आरबीसी के अंदर भेजते हैं। सो दिस काइंड ऑफ एंटीपोर्ट बेटा, एंटीपोर्ट हो रहा है ना, एक बाहर जा रहा है दूसरा अंदर आ रहा है, सो दिस एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट। अब देखिए इधर, जब यही चीज़ बेटा लंग के पास पहुंचेगी तो लंग में क्या होगा, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली बेटा एल्वियोलाई में जाएगा, HbCO2 बेटा यहाँ पे टूटेगा, बिकॉज यहाँ पे राइट शिफ्ट हो रहा है बच्चा, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होगा और ये एल्वियोलाई में जाएगा। एंड यहाँ पे ये एंजाइम क्या करता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एंजाइम बेटा इन दो को जोड़ेगा, कार्बनिक एसिड बनाएगा, ठीक है ना, कार्बनिक एसिड बना के वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा बेटा, आपके एल्वियोलाई में जाएगा। सो दिस इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में यही लाइन्स लिखी है, तो एनसीईआरटी वाली लाइन्स आप पढ़ लेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन ब्लड थ्रू प्लाज्मा एंड आरबीसी बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लास्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज रेगुलेशन एंड डिजीज बेटा। तो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, खुदा हाफिज़ एंड नमस्ते गाइस, बाय बाय।